IVM। नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। जिस दिन से हम वर्णमाला सीखना शुरू करते हैं, उसी दिन से ही हमारे आसपास हर कोई इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि हमारे लिए कौन सी नौकरी सबसे ज्यादा सही रहेगी। जब आप 5 साल के थे तो आप ट्रांसफॉर्मर्स के ऑप्टिमस प्राइम बनना चाहते होंगे, पर जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। हकीकत में हम में से कुछ लोगों के लिए करियर चुनना हमारी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस में से एक है। पर गिग इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। इसमें डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और उन्हें काम पर रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल है। ये सभी रोज अलग अलग काम करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अगला काम कहां से मिलेगा। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो काम बिल्कुल आसान नहीं है। कई मामलों में डेली वेजर्स के साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। ये ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ अन्याय है, खासकर इसलिए कि वो हमारे समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। उनके साथ भी गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और इसीलिए उन्हें जॉब्स के इजी एक्सेस, फेयर कंपेंसेशन और ह्यूमन वर्क एनवायरनमेंट्स मिलने के लिए एक निष्पक्ष और सम्मानजनक प्रक्रिया जरूरी है। इससे उन्हें शोषण से बचने में मदद मिलती है और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए काम आसान बन जाता है, खासकर नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर वर्कर, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ उत्सव और मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न्ड मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। और मैं हूँ निवेदिता। मैं भी एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को नेविगेट करना आसान और सुरक्षित बना रही है। तो उत्सव, क्या तुमने कभी जॉब्स और दूसरी अपॉर्चुनिटीज के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। ये 2024 है। अगर आप अब भी इंटरनेट पर नहीं हैं या प्रोफेशनल फ्रंट पर अपना दायरा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मैं पॉडकास्टर इसीलिए बना कि इंटरनेट ने मेरे लिए इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना बहुत आसान बना दिया। इससे तो मैं भी सहमत हूँ। कॉलेज प्लेसमेंट्स के जरिए मिली पहली नौकरी के अलावा मुझे अपनी लाइफ में बाकी जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली है, वो सारी इंटरनेट की वजह से ही मिली है, खासकर स्टैंड अप कॉमेडी। अगर कॉमेडियंस को इंटरनेट पर अपनी ऑडियंस नहीं मिलती तो ये आर्ट फॉर्म आज इतने बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं होता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी दुनिया को जोड़ रही है, हमें एक दूसरे के करीब ला रही है, वैसे वैसे सब कुछ आसानी से एक्सेसिबल हो रहा है। बड़े सपने अब हमें हमारी पहुंच से बाहर नहीं लगते। हाँ, मेरा मतलब है ये डिबेटेबल है, पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने एक समान अवसर तैयार किया है। हालांकि कम आय वाले लोगों को सेम अपॉर्चुनिटीज दिलाने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, पर वो दिन अब दूर नहीं है जब हर किसी को बेहतर जीवन तक इक्वल एक्सेस प्राप्त होगा। और इसीलिए सेफ एंड रिलायबल ब्लू कॉलर जॉब्स तक के एक्सेस को और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना समय की मांग है। भारत में ब्लू कॉलर वर्कफोर्स में लगभग 300 मिलियन कर्मचारी शामिल है, जो देश के कुल वर्कफोर्स के 85% से भी ज्यादा है। इसमें से भारत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ब्लू कॉलर वर्कर्स का एक प्रमुख नियोक्ता है, पर यह सेक्टर कम प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी के खराब स्टैंडर्ड से ग्रस्त है।
ये बात हजम होना मुश्किल है, पर सच यही है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सुरक्षित नहीं है। वर्क प्लेस पर सबसे बड़ी फिक्र कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का शोषण है। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबरर के पास बार्गेनिंग पावर और सोशल सिक्योरिटी मिनिमल होती है और उसे इस खतरनाक इंडस्ट्री में अक्सर कम सुविधाओं और सुरक्षा के साथ एम्प्लॉय किया जाता है। हमने उमीडिया नेटवर्क इंडिया के डायरेक्टर सर्वेश कनोडिया से बात की, जो नेक्स्ट हाफ बिलियन पर फोकस करने वाली एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है। इस सेक्टर में आने वाली चुनौतियों के बारे में उनका ये कहना है। चुनौतियां वर्कर्स और एसएमई सहित कंपनीज दोनों के लिए। वर्कर्स की साइट पर स्किलिंग और जॉब सोर्सिंग इकोसिस्टम दोनों आज टूट गए हैं। इसीलिए वर्कर्स को सबसे पहले नुकसान होता है। पहली बात, वो इस बात से ही अनजान है कि उनके लिए कौन सी स्किल सबसे उपयुक्त होगी और उन स्किल्स की ट्रेनिंग कहां मिल सकती है। क्वालिटी स्किलिंग प्रोवाइडर्स की उपलब्धता भी कम है। नतीजतन ज्यादातर वर्कर्स कम कौशल वाली, कम वेतन वाली नौकरी में फंस जाते हैं। कंपनी की ओर से उन्हें स्किल्ड टैलेंट ढूंढ पाना काफी मुश्किल लगता है। उन्हें आमतौर पर ऑफलाइन छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके पास स्किल्स को फिल्टर करने के साधन की कमी होती है और इस वजह से उन्हें सही वर्कर्स को ढूंढने के लिए समय और पैसा दोनों खर्च करना पड़ता है। हालांकि इसके बावजूद भी वो अपनी ओवरऑल वर्किंग कंडीशन में सुधार करने पर कम ध्यान देते हैं और अपस्किलिंग पर ध्यान नहीं देते या अपने वेलबींग पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण इन वर्कर्स के वर्क पर्सपेक्टिव से उनमें मोटिवेशन की कमी, बिहेवियरल इश्यूज और एट्रिशन पाई जाता है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि भारत में ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए वर्किंग कंडीशंस उस लेवल पर नहीं है जो आदर्श रूप से होनी चाहिए। हम टाइमली पेमेंट्स, फेयर लिविंग वेजेस और सेफ वर्क एनवायरनमेंट से बहुत दूर हैं और ना ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट का एक्सेस है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक 400 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को स्किल और अपस्किल करना पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया है कि अगले दशक में भारत में स्किल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स की मांग 25% बढ़ने की उम्मीद है। स्पष्ट रूप से हमें अभी बहुत कुछ टैकल करना है। इनफॉर्मल सेगमेंट में छोटे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को काम पर रखते हैं, जो इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में वंचित रखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की कॉस्ट वसूल करते हैं, पर वर्कर्स को शायद ही कभी वो पैसे दिए जाते हैं। वर्कर्स को अस्वच्छ वातावरण में रखा जाता है और उन्हें वक्त पर मजदूरी भी नहीं मिलती। उनके पास फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस भी नहीं है और इस वजह से उन्हें इनफॉर्मल सोर्सेज से काफी हाई कॉस्ट पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं और इससे उनके हाउस होल्ड फाइनेंसेस को और नुकसान पहुंचता है। वो एक अनप्रोडक्टिव लूप में फंस जाते हैं। तो हमने ये समस्या तो ढूंढ ली, पर इससे कैसे निपटा जा रहा है? सिवाय ब्लू कॉलर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY और स्किल इंडिया मिशन और वर्कर्स की रक्षा करने वाले लेबर लॉज जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट उचित और समय पर वेतन सुनिश्चित करता है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वर्कर्स को जरूरी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करती है। पर इसमें टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? मैं आप सबको मिलवाती हूँ कंस्ट्रक्शन टेक कंपनी प्रोजेक्ट हीरो से, जो भारत के $63 बिलियन कंस्ट्रक्शन लेबर मार्केट के लिए काम कर रही है। प्रोजेक्ट हीरो प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को उच्च भुगतान वाली नौकरियों, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। इसके बारे में और जानने से पहले आइए एक छोटा ब्रेक ले। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। प्रोजेक्ट हीरो की शुरुआत को फाउंडर्स और IIT रूरकी के ग्रेजुएट्स सत्य व्यास, पुखराज ग्रेवाल और रघु चोपड़ा ने की थी। पर कंपनी शुरू करने से पहले उन्होंने 5 साल से ज्यादा एक जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी चलाई। उनके पास कंस्ट्रक्शन का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था और उन्होंने शून्य से शुरुआत की और यहीं पर उन्हें लेबर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट डिलेज और मिसमैनेजमेंट जैसी समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इंडस्ट्री से उन्हें जो नॉलेज और इनसाइट्स मिली, उससे उन्हें प्रोजेक्ट हीरो का आइडिया बनाने में मदद मिली। हमने प्रोजेक्ट हीरो के को-फाउंडर में से एक सत्य व्यास में जो मजदूर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं ये बात की और उनका ये कहना था। हम कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स के साथ भी बहुत ट्रांसपेरेंट हैं।
हम इसमें एक भूमिका निभाते हैं, वो ये कि कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन खो जाती है क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का कोई मीडियम नहीं होता। अगर मैं एक वर्कर हूं और मैं बिहार या यूपी के किसी दूर के गांव में हूं और मैं महाराष्ट्र या कर्नाटक में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूं, उदाहरण के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में, उस सिनेरियो में मुझे ये भी पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर्स मुझे एकोमोडेशन के संदर्भ में, सैनिटेशन के संदर्भ में बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेगा या नहीं। वहां पहले से ही जितने लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मुझे भी ESI या PFS जैसी बेसिक सोशल सिक्योरिटी वगैरह मिलेगी या नहीं। हम ये सारी जानकारी कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं और वो इसे अपनी लिस्टिंग के एक हिस्से के रूप में रखते हैं और ये वर्कर्स के पास जाती है और वर्कर फोटोज और एमिनिटीज देख सकते हैं। वो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस को देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। जबकि हम कॉन्ट्रैक्टर्स से कहते हैं कि देखो, ये 5 चीजों की एक सूची दी गई है जो अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या में मान लीजिए 20 या 30% की गिरावट आएगी। इस तरह हम दोनों तरफ ट्रांसपेरेंसी के अलावा बहुत सारा डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों को नौकरी के लिए आवेदन करते समय एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है और ये कॉन्ट्रैक्टर्स को रिच लिस्टिंग बनाने और एमिनिटीज प्रोवाइड करने में भी मदद करता है, क्योंकि आखिर वो भी चाहते हैं कि वर्कर काम पूरा करे। प्रोजेक्ट हीरो के पास न सिर्फ एक मजबूत रेटिंग सिस्टम है जहां वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को रेटिंग दे सकते हैं, बल्कि इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि पेमेंट्स वक्त पर हो। प्रोजेक्ट हीरो का इस्तेमाल करने वाले गुड्डू यादव इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। महामारी के दौरान अपनी नौकरी खोने के बाद कंपनी ने 2021 में एक कैंप के जरिए गुड्डू को प्रोजेक्ट हीरो से परिचित कराया था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें शटरिंग कारपेंटर की नौकरी मिल गई। मैं इलेक्ट्रीशियन के तौर पे काम करता था पर उसमें असफल रहा। फिर मैंने काम मांगने के लिए एक लिस्टिंग बनाई क्योंकि लॉकडाउन के बाद मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर मैं 2-4 कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गया, पर अगर मैं उनके साथ काम करूंगा तो मुझे पेमेंट कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर मैंने प्रोजेक्ट हीरो चेक किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके जरिए स्थायी रूप से काम पा सकूंगा। काम की जरूरत थी, कोई भी काम। गुड्डू ने हमें यह भी बताया कि प्रोजेक्ट हीरो ने उनके लिए काम कैसे आसान बना दिया। प्रोजेक्ट हीरो हमें बताता है कि किस किस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास काम करना है। हमें यह भी पता चलेगा कि कौन सा ऑथेंटिक है और कौन सा स्कैम है। एक और अच्छी बात यह है कि मुझे अपना वेतन समय पर मिलता है। तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद शिकायतें हो सकती हैं और हमने सत्यव्यास से पूछा कि क्या वो इसका समाधान करते हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे पास अभी वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है और हम कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी एक हेल्पलाइन पर काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे यूज केसेस आते हैं जहां लोग हमें बताते हैं कि देखो, हमने प्रोजेक्ट हीरो वेबसाइट के जरिए नौकरी के लिए आवेदन किया है पर हमें अपना पेमेंट नहीं मिल रहा। तो ये वो जंक्शन है जहां हम वर्कर्स की ओर से हस्तक्षेप करते हैं और सिचुएशन को मीडिएट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये हमारा काम नहीं है, पर मुझे लगता है कि यहाँ मीडिएटर का रोल प्ले करना हमारा फर्ज है। ये प्लेटफॉर्म ये सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स उच्च गुणवत्ता वाले हैं, यानी जिस काम के लिए आपको उनकी जरूरत है उसमें वो कुशल है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अच्छा है। इसी के लिए ये लोगों को अच्छा व्यवहार दिखाने और समय पर भुगतान देने को और परियोजनों पर टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे एट्रिशन कम होता है। ये सब पहले डिजिटल है। विश्वसनीय कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स का होना इस मंच का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है।
अगर आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और आप वर्कर्स की तलाश कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि प्रोजेक्ट हीरो के वर्कर्स ने क्रेडिबिलिटी की बुनियादी सीमा पार कर ली है। उदाहरण के लिए जरूरी स्किल और एक्सपीरियंस होना। नेटवर्क इस तरह बनाया गया कि रेटिंग सिस्टम की बदौलत अनौपचारिक रूप से मिलने वाले लोगों की तुलना में प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग कहीं बेहतर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हमने सत्यव्यास से समग्र रूप से कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर उनकी राय के बारे में बात की और हमें पता चला कि प्रोजेक्ट हीरो कई मायनों में वैल्यूएबल है। ये आयरॉनिक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो ये औपचारिक रूप से देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। अगर आप मानते हैं कि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर किसान हैं और ज्यादातर किसान कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है और प्री कोविड एरा के आसपास का बहुत सारा डेटा उपलब्ध भी नहीं है, तो आपको एहसास होगा कि ये सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है और ये जीडीपी वगैरह में भी बड़े पैमाने पर योगदान देता है। आयरनी ये है कि इतने बड़े एम्प्लॉयर के पास वर्कर्स के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स नहीं है। उसके पास कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्वालिटी रिकॉर्ड्स भी नहीं है। इस लिहाज से ये बेहद भयानक है। इसलिए जबकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पर साथ ही बहुत चैलेंजिंग भी है। काम करने के लिए इतनी चैलेंजिंग इंडस्ट्री होने के बावजूद सत्यव्यास का दृष्टिकोण पॉजिटिव है। इस इंडस्ट्री को फिलहाल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर कोविड के बाद इस सेक्टर के चारों ओर बड़े पैमाने पर दबाव के साथ सरकार वास्तव में देश के विकास के लिए काम कर रही है। ये सभी चीजें सही है। एक उदाहरण है ई-श्रम कार्ड्स। ई-श्रम कार्ड्स के लिए हो रहे नामांकन, स्मार्टफोन का प्रवेश, डेटा सस्ता होना, कोरोना के दौरान लोगों द्वारा पहली बार ऑनलाइन लेन देन करना, जब सेवाएं सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध थी और इसने लोगों के लिए सीखने की प्रक्रिया का काम कर दिया और डिजिटली अडॉप्ट और ट्रांजैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सभी कहानियां एक दिशा की ओर इशारा करती है कि अगर हम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो प्रोजेक्ट हीरो में रिकॉर्ड्स की एक बड़ी सिस्टम बनाने के मामले में अपॉर्चुनिटी बड़ी हो जाती है। और इसे इस परिप्रेक्ष्य से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपके पास इतने सारे वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट डेटा है, ये ऑडियंस को फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रेडिट के मामले में पूरी तरह अंडरसर्व्ड है। जब ये मैसिव ऑडियंस फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का हिस्सा बन जाएगी और उसे क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा, तो ये मैसिव वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बिल्कुल सही कहा। ये सही दिशा में एक बड़ा कदम है और ये लोग ऐसे कई लोगों में से एक हैं जो कंस्ट्रक्शन स्पेस में बड़ा बदलाव ला रहे हैं और हमारे नेशनल बिल्डर्स इसके हकदार हैं, जैसा कि सत्यव्यास बताते हैं। मुझे यकीन है कि आपके और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो शुरू में इन वर्कर्स या इन कॉन्ट्रैक्टर्स के देश और हम पर पड़ने वाले प्रभाव से अनजान थे। गांव के एक छोटे से हिस्से से निकला एक छोटा सा वर्कर, वो भी वास्तव में भारत को $5 ट्रिलियन या $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में मदद कर रहा है। हम जो फैंसी रोड्स, बिल्डिंग्स देखते हैं, वो सभी बहुत ही सीमित उपकरणों एंड टेक्निकल लिटरेसी वाले एक वर्कर ने बनाई है। मुझे लगता है कि उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसका एहसास हमें तब तक नहीं हुआ जब तक हम इस इंडस्ट्री में नहीं आए, क्योंकि हम वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के संपर्क में नहीं थे। वो ये है कि हम जो कुछ बनते देखते हैं, चाहे वो रोड हो, फ्लाईओवर हो या एयरपोर्ट हो, उस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत मेहनत और प्रयास लगता है। ये बिल्कुल सही है। हम में चीजों को ग्रांटेड लेने की टेंडेंसी है और अगर हम बिना टेक्नोलॉजी के इतने दूर आ गए हैं, तो सोचो कि इन सारे टूल्स के साथ अगले कुछ दशकों में हम कहां होंगे। आइए सर्वेश कनोडिया से फिर से सुने कि ओमीडिया नेटवर्क इंडिया ने प्रोजेक्ट हीरो में निवेश करने का फैसला क्यों किया।
आज के भारत में लगभग 50 मिलियन श्रमिक निर्माण उद्योग हैं और यह भारत में रोजगार के मामले में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। जब आप इसे देखते हैं तो वास्तव में ये एक सामान्य प्रवृत्ति है कि उद्योग विनिर्माण जीएसटी, पीएफ, ईएसआईसी इत्यादि द्वारा चलाई जा रहे कई सुधारों के साथ सामूहिक क्षेत्र से और अधिक रूप से सूचित कर रहा है। हालांकि निर्माण उद्योग का कामगार अब भी बड़े हिस्से से सामूहिक है, जो प्रोजेक्ट हीरो कर रहा है। वास्तव में निर्माण उद्योग के कामगारों को सूचीकृत करने के लिए एक समाप्ति से अंत तक भर्ती और श्रम प्रबंधन प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा है। वे बुनियादी रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के छोटे शहरों और गांवों में जा रहे हैं, जो वास्तव में निर्माण क्षेत्र में अधिकतम प्रवासी श्रमिक प्रदान करते हैं, और वे इन कामगारों को प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। वे ये कर रहे हैं कि इस आपूर्ति सागर को देश भर में इन कामगारों के लिए मांग के साथ मेल करें और सार्वजनिक सेक्टर में इन कामगारों को कार्यों के लिए आवेदन करने की क्षमता हो। यदि प्रोजेक्ट हीरो नहीं होता तो वे फिर से स्थानीय ठेकेदारों पर निर्भर होते, जो सामान्यतः क्षेत्र में स्थानीय मांग को ही सेवित करेंगे। साथ ही उन्हें आमतौर पर किसी भी निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए कोई चयन नहीं होगा। इसीलिए वे सिस्टम में पारदर्शिता ला रहे हैं और यह प्रौद्योगिकी का उपयोग पूरे मूल्य श्रृंगार से करके एक स्केलेबल मॉडल बना रहे हैं, नौकरी प्लेसमेंट, हायरिंग, मॉनिटरिंग, अनुपालन इत्यादि से। और यह विचार है कि यदि वे जो कुछ वे कर रहे हैं उसमें सफल हो जाते हैं तो आप वास्तव में उन सभी निर्माण क्षेत्र के कामगारों के लिए नंबर 1 पर आ जाते हैं, जो वास्तव में अगले 500 मिलियन सेगमेंट से हैं। और प्लेटफॉर्म का यह पूर्ण मानक से लाखों करोड़ों ब्लू कॉलर कामगारों को नौकरियां ढूंढने और उनके जीवन को मायनेदार रूप से सुधारने की क्षमता है। इस क्षेत्र में अब तक कोई स्केल वाला खिलाड़ी नहीं है। इसीलिए यदि वे वास्तव में सफल होते हैं तो यह दिखाएगा कि यह सेगमेंट संभावनाशील है और दूसरों को प्रतिलिपि करने और संभावना है कि इसका सेक्टर स्तर पर प्रभाव हो। उम्मीद है कि सर्वेश सही साबित होंगे और ज्यादा लोग सही कारणों से इस सेगमेंट में प्रवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। इसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल दिखता है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट 500 मिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।